गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया एंड आज फिर मैं आपके सामने आई हूँ। कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अब इसके जो दो टॉपिक रह गए थे वो आज करेंगे। ये इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 2 होगा। क्षेत्र और उपक्षेत्र तीन विचारधारा, ये आज हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमारा जो चैनल है ह्यूमैनिटीज एकेडमी विद कान्हा जी, यहाँ पर आपको कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक के सभी एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है तीन विचारधारा एंड दूसरा टॉपिक है क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो तीन विचारधारा कौन सी थी, क्या थी, सब समझेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। तीन विचारधारा कौन कौन सी थी? तो सबसे पहली थी, याद रखना है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। दूसरी थी संभववाद एंड तीसरी थी नवनिश्चयवाद। या इसको दो नाम दिए गए हैं, रुको और जाओ। ठीक है, अब पहले को समझते हैं। ऐसे रटना नहीं है, अब समझ में आ जाएगा आपको। मानव का प्राकृतिकरण, पर्यावरणीय निश्चयवाद। देखो क्या हुआ था स्टार्टिंग में, क्या था जब आदिम समाज था, जब आदिकालीन मानव युग था, जब स्टार्टिंग थी, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तब जब पूरा पाषाण काल था, अगर हम हिस्ट्री में जाए तो उस समय क्या था, मानव पर प्रकृति का नियंत्रण था। मानव पर प्रकृति का पूरी तरीके से नियंत्रण था। कि जैसे एग्जाम्पल दूं मैं, नियंत्रण कैसे था? प्रकृति ने बारिश कर दी या बारिश हो गई तो वो लोग क्या करते थे, गुफा में बढ़ जाते थे। बजाय इसके कि उस बारिश का सामना करे, वो प्रकृति से डरते थे, प्रकृति के नियंत्रण में थे। प्रकृति ने तेज हवाएं चला दी तो वो समझने लगते थे कि प्रकृति का कोप है, हमें डर के रहना पड़ेगा। वो आग से डरते थे। तो ये सब क्या है, ये क्या है कि भाई वो प्रकृति के नियंत्रण में था मानव। ठीक है, उसके पास अपना इतना माइंड नहीं था। इसके कारण क्या था, मानव पर प्रकृति का नियंत्रण, इसका कारण क्या था? तो इसका कारण अभी थोड़ी देर में जानेंगे, पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। जो मानव है उसने क्या किया, जो प्रकृति ने जो आदेश दिए उसी के हिसाब से खुद को ढाल लिया। प्रकृति ने कहा बारिश आ रही है तेज, अंदर चलो, हवाएं तेज हो रही हैं, अंदर चलो, मतलब गुफाओं में चले जाओ। तो उसने क्या किया भाई, प्रकृति ने जैसा कहा उसी हिसाब से उसके आदेश का पालन किया और स्वयं को ढाल लिया, जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच संबंध को पर्यावरणीय निश्चयवाद नाम दिया गया। हमने कल पढ़ा था कि प्रकृति और जो मानव समाज है उसका जो संबंध है उसी का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। अब वही काम हम कर रहे हैं। जो ये आदिम मानव समाज है और ये जो प्रकृति की प्रबल शक्ति है, यहाँ पे प्रबल शक्ति है प्रकृति। अगर मानव जैसा व्यक्ति उसके नियंत्रण में है, मानव जैसी स्पीसीज, तो इसका मतलब वो प्रबल शक्ति है। तो प्रकृति की प्रबल शक्ति और जो आदिम समाज है उसका जो संबंध है, इस विचारधारा को, इसको देखते हुए हमने इसको नाम दिया पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब इसको याद कैसे रखोगे भाई, पर्यावरण जो है वो प्रकृति समझ लो, निश्चयवाद यानी वो निश्चित करेगी कि मानव कैसे रहेगा, तो आपको याद हो जाएगा पर्यावरणीय निश्चयवाद। बस आप सिंपल तरीके से याद रखो, एक ऐसा युग जिसमें मानव जो है वो प्रकृति की प्रचंडता से भयभीत रहता था, उसकी पूजा करता था और उसी की सुनता था। जैसे वो कहती थी उसी अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही अडेप्टेशन है, वो यही करता था। तो ये होता था और इसी को नाम दिया मानव का प्राकृतिकरण। कि मानव का पूरी तरीके से प्राकृतिकरण हो गया, प्रकृति ने पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया। आपको याद हो गया, पहली विचारधारा पर्यावरणीय निश्चयवाद, 3 बार रिपीट कर लो, पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद। अब इसके समर्थक कौन थे, कौन इसको सही बता रहा था कि ये सही थी और किस मायने में सही थी? तो वो थे फ्रेडरिक रैटजेल, जिनका फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेडरिक रैटजेल जो मानव भूगोल के भी फादर थे, मैंने कल भी बताया था। और फ्रेडरिक रैटजेल ने इसका समर्थक किया। क्यों किया समर्थन इसका? तो उसका कारण इन्होंने ये कहा कि उस समय पर जो प्रकृति थी वो संरक्षित थी, जो मानव है वो उसकी पूजा करता था। आज भी देखा होगा आपने, पीपल के पेड़ की लोग पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करता था, जंगलों को अपनी माँ मानता था। तो ये क्या है भाई, इससे संरक्षित तो हो रही है हमारी प्रकृति, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कहाँ इतने संरक्षण है और अभी आगे देखना कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसी मामले में फ्रेडरिक रैटजेल को ये वाली जो विचारधारा है वो बहुत अच्छी लगती थी। अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या था? ऐसा क्या हो गया कि मानव जो है वो प्रकृति के नियंत्रण में आ गया?
तो कारण जानना भी जरूरी है ना। तो कारण ये था, प्रौद्योगिकी का जो स्तर था वो निम्न था। निम्न यानी कि डाउन था, आपकी भाषा में कहीं डाउन था, डाउन। ठीक है, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी थी वो बिल्कुल निम्न थी। ठीक है, हमारे पास इतना नहीं था कि हम तो देखो पहिया पहिए का आविष्कार उस समय पर हुआ, आग का आविष्कार उस समय पर हुआ। तो अब देखो, जब जब किसी को यही नहीं पता कि पहिया क्या है, आग क्या है, तो टेक्नोलॉजी का स्तर कितना निम्न होगा। अब दूसरा देखो, मानव की आदिम अवस्था और प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था, इसका ये भी कारण था, मानव की आदिम अवस्था। उस समय पर हमारा माइंड इतना डेवलप नहीं था जितना आज है। देखा होगा आपने, जो माता पिता हैं उनका माइंड इतना डेवलप नहीं है फोन के उससे, लेकिन आज के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनका माइंड देखो कितना शार्प है, वो मोबाइल सब चला लेते हैं, सब, जितना हमें नहीं पता उतना उनको पता है। तो ये क्या है, ये माइंड की डेवलप है ना। ये तो मैंने आपको छोटे स्तर पर एग्जांपल दिया। अब आप सोचो, वो आदिम अवस्था थी और ये आधुनिक काल है, तो कितना है टेक्नोलॉजी में, कितना परिवर्तन आएगा, बहुत परिवर्तन आएगा ना। तो ये कारण थे। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, मानव पर प्रकृति का नियंत्रण था, प्रकृति के आदेशों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया करता था मानव। मानव समाज और प्रकृति के प्रबल शक्तियों के बीच संबंध को पर्यावरण निश्चयवाद नाम दिया गया। जो प्रकृति को सुनता, उसकी प्रचन्नता से भयभीत होता, उसकी पूजा करता, यही उस मानव का काम था उस समय पर। अब दूसरी जो विचारधारा है वो है प्रकृति का मानवीकरण, संभववाद। संभववाद क्या था? अब धीरे धीरे क्या हुआ, आदिम अवस्था जो थी मानव की, उससे वो बाहर निकलने लगा। जब वो उससे बाहर निकलने लगा तो धीरे धीरे प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी हमारे पास आई। जब टेक्नोलॉजी हमारे पास धीरे धीरे आई तो क्या हुआ, अब टेक्नोलॉजी जब आई तो क्या हुआ, प्रकृति के नियमों को हमने बेहतर ढंग से समझना शुरुआत कर दी। हमने प्रकृति के नियमों को समझना बिल्कुल शुरुआत कर दिया। कैसे, देखो मैं आपको बताती हूँ। हमने घर्षण और ऊष्मा को समझा। ठीक है, हमने समझा कि अगर दो पत्थर को रगड़ेंगे, तो अग्नि प्रकट होगी, अग्नि आएगी, अग्नि जलेगी। तो वही है, पहले हमने समझा ना कि घर्षण से ऊष्मा पैदा होगी। तो पहले प्रकृति को समझा, तो जब प्रकृति को समझा उसके बाद अग्नि का विकास हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जब हमने डीएनए को समझा, मानव के अंदर के चीजों को समझा, तब हमने क्या किया, तब हमने अनेक प्रकार की दवाइयों का निर्माण कर लिया, जिन दवाइयों से हम अनेक प्रकार के बीमारियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज देखो, पहले कोरोना को समझा है, फिर उसकी कोरोना की वैक्सीन बनाई है। अब आज बहुत ज्यादा प्रभावित, वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए। वैक्सीन से हमारा जो कोरोना तो हो सकता है, लेकिन वो इतना सीरियस वाला नहीं होगा जितना अब हो रहा है विदाउट वैक्सीन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ऐसा होने से एक नई विचारधारा सामने आई जिसे संभववाद का नाम दिया। ऐसा कैसा होने से, जब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो धीरे धीरे जब प्रकृति के नियमों को मानव समझने लगा, तब एक नई विचारधारा का उत्पन्न हुआ, उसको संभववाद नाम दिया। और ये संभववाद क्या था, जैसे पर्यावरण निश्चयवाद की ये डेफिनेशन है ना, ऐसे ही संभववाद की क्या डेफिनेशन है। तो ये एक ऐसी विचारधारा है जिसमें हमने ये माना कि प्रकृति हमको अवसर देगी, हमको उससे डरना नहीं है, उसके साथ काम करना मिलके। प्रकृति हमको अवसर देगी, हम उसका उपयोग करेंगे और उसका उपयोग करके अनेक प्रकार के आविष्कार करेंगे। ठीक है, देखो, ऐसा होने से एक नई विचारधारा सही, जिसके अनुसार प्रकृति अवसर प्रदान करती है, मानव उसका प्रयोग करता है और धीरे धीरे क्या होता है, प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। यानी अब क्या हो रहा है, अब मानव के नियंत्रण में कौन है, प्रकृति है। हमने प्रकृति ने कब प्रकृति के विरुद्ध ही तो है, जब हमने, देखो हमने क्या किया है, हमने एरोप्लेन बना लिए। पर उससे पहले हमने एक बात ध्यान रखना, हमने पवन के नियमों को समझा है, देन हमने प्रकृति के नियमों को समझकर देन हमने एरोप्लेन का निर्माण किया है। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ, प्रकृति पर मानव का नियंत्रण हुआ ना। तो चलिए, ये अब इसके समर्थक कौन थे, इसके समर्थक कौन थे, फ्रेडरिक एडजन। इसके समर्थक कौन है, पोल विडाल डीला ब्लास, जो आपने कल भी जिनका नाम सुना था, और ये बहुत ही फेमस है। ये इनके इसके समर्थक थे। क्यों थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि ऐसा करने से हमारा विकास होगा, और जब हमारा विकास होगा, हमारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारी दुनिया, जो हमारा भारत है, वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए वो इसके समर्थक थे। और भी बहुत सारे कारण होंगे, लेकिन एक कारण ये आपकी बुक में दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारी थर्ड है
रुको और जाओ नवनिश्चयवाद। अब क्या हुआ, जो फ्रेडरिक हेर्ज़ल थे और जो पॉल विडाल डी लाब्रास थे, इनके बीच में बहस होने लगी। ये कहने लगे ये वाली विचारधारा अच्छी है, ये कहने लगे ये वाली विचारधारा अच्छी है। दोनों के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई। और कल बताया था जब एक विषय पर 2 या 3 विचारधाराएं हो जाएं तो क्या होता है, द्वैतवाद की स्थिति आ जाती है। तो यही हुआ, द्वैतवाद की स्थिति आ गई, आपस में बहस करने लगे। तब आए ग्रिफिथ टेलर, जिनका काम ये होता है, टेलर का काम क्या होता है, जोड़ना होता है। तो ग्रिफिथ टेलर आए, तो ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि ना तो इसके साथ हूं ना इसके साथ हूं, बीच का मार्ग निकालेंगे। लड़ना नहीं है, बीच का मार्ग निकालना है। तो इन्होंने बीच का मार्ग निकाला, नवनिश्चयवाद। ये क्या था, ये सबसे अच्छा है। ये था कि प्रकृति जब हमें कहे कि विकास करो तब विकास करो, और जब प्रकृति हमको सिग्नल दे, लाल निशान दे, तब रुक जाओ। अब ये मैंने क्या बोला, आपको कुछ समझ नहीं आया, प्रकृति कैसा लाल निशान देगी। तो देखो, जब प्रकृति हमको कहे, प्रकृति हमको कहेगी, जब प्रकृति हमको दिखाए कि हमारे आसपास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे पास ये सब समस्याएं आ रही हैं, हरित गृह प्रभाव, ओजोन जो परत है उसमें क्या हो गया है, छेद हो गया है। जब ये वाली जो समस्या आ रही हैं, तो ये प्रकृति हमको सिग्नल ही तो दे रही है कि जितने पेड़ आप लगा रहे हो, उतने पेड़, जितने पेड़ आप काट रहे हो उतने पेड़ लगाओ तो कम से कम। तो ये क्या हो रहा है, प्रकृति हमको सिग्नल दे रही है कि अभी रुक जाओ फिर करना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल, जैसे कोरोना वायरस है, तो अभी प्रकृति ने कहा है कि घर पे रहो, विकास मत करो, रुक जाओ। ठीक है, रुको, अभी रुको। और जब ये कोरोना ठीक होएगा, सब बढ़िया हो जाएगा एकदम, मास्क मास्क लगाने की इतनी आवश्यकता नहीं होगी, तब कहेगी हमें जाओ। ठीक है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी कहेगी जाओ। तो ये क्या हो गया, प्रकृति और मानव का ये संबंध। देखो, जब प्रकृति और मानव का ऐसा संबंध है तो उसको नाम दिया नवनिश्चयवाद, क्योंकि ये नया है ना। जब प्रकृति और मानव का ऐसा संबंध है तब इसको नाम दिया संभववाद, और जब प्रकृति और मानव का ये वाला संबंध है तो इसको नाम दिया पर्यावरणीय निश्चयवाद। तीनों विचारधारा समझ में आ गई। जैसे इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे आप ड्राइव करते हो, ड्राइव तो करते ही होंगे, तो उसमें क्या होता है, जब लाल बत्ती आती है तो हम रुक जाते हैं, जब हरी बत्ती आती है तो चलने लगते हैं। वही प्रकृति के साथ है कि जब लाल बत्ती आए तो रुको, जब हरी बत्ती आए तो चलो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, हम प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके, प्रकृति को समझकर अगर जितने पेड़ लगाए उतने पेड़ ही काटे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। लाल संकेतों पर रुकना, और जब रूपांतरण की स्वीकृति दे तो आगे बढ़ो। जब लाल संकेत दे, जैसे कि हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत से जैसा आजकल दे रही है, तो हमको क्या करना है, रुकना है। और जब कहे कि आगे बढ़ो, ठीक हो गया सब कुछ, फिर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा 5 चैप्टर जो है वो हाँ बस कंप्लीट ही हो गया, इसको सिर्फ छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको कर लेते हैं एक बार। क्षेत्र उपक्षेत्र, क्षेत्र और उपक्षेत्र क्या है, ये आप देख रहे हो, ये मैंने हेडिंग डाली है। हेडिंग डालकर ये इसके पॉइंट्स बनाए हैं। ऐसे ही कुछ इसके साथ है, ये क्षेत्र है और ये उपक्षेत्र है। देखो, ये तो है हेडिंग और ये इसके पॉइंट्स हैं। ये तो है हेडिंग, जैसे आप इंग्लिश में नोट मेकिंग करते होंगे तो इसी प्रकार है। देखो, ये तो मानव भूगोल का क्षेत्र है, जैसे ये पूरा क्षेत्र हो गया सांस्कृतिक भूगोल। और उपक्षेत्र क्या हो गया, सामाजिक कल्याण भूगोल। और दूसरा हो गया व्यवहारवादी। अब सांस्कृतिक भूगोल तो एक टॉपिक है, अब उसके अंदर भी क्या क्या पढ़ना है, तो उसके अंदर हमको सामाजिक कल्याण भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, ये पढ़ना है। तो समझ में आया, क्षेत्र मानव भूगोल का क्षेत्र, और उपक्षेत्र, क्षेत्र के अंदर जितने भी टॉपिक का अध्ययन होगा वो सब उपक्षेत्र होगा। जैसे पॉइंट्स, सब पॉइंट्स, कुछ उसी तरीके से है। समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा एग्जाम्पल है आर्थिक भूगोल। जब आर्थिक भूगोल तो एक टॉपिक हो गया, एक हेडलाइन हेडिंग हो गई। अब उसके अंदर के जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, ये सब उसके अंदर के टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि जो सजेस्टेड यहाँ पे आते हैं वीडियो में ऊपर साइड, उसको आपको देखना है। अगर किसी ने नहीं देखा है, वो पार्ट 1 है, और उसमें इससे पहला जो पार्ट है वो समझाया गया है बहुत अच्छे से। तो और एक बात और, जो मैं साइड में पिक्चर्स दिखाती हूँ उनको ऐसे ही अनदेखा मत करना है, उनको क्या करना है, उनको देखना है। क्योंकि आजकल एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पिक्चर्स बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे पूछ लेगा कि ये चित्र किसका है और ये किस विचार के, किस धारा के, किस विचारधारा के ये समर्थक थे। जैसे आपको रेड जेल का ही दे देगा, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये रेड जेल है, तो आपको कैसे पहचान आएगा, जब आप चित्र देखोगे। तो आपको चित्र देखने हैं, उनको माइंड में बिठाना है
और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो इसका और इसको अपनी कॉपी में उतारना है। और इससे पहले के जो नोट्स हैं वो पार्ट 1 में है। अब आप मेरे को ये बता देना कमेंट करके कि आपके पास एनसीईआरटी है या नहीं है। अगर नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी एनसीईआरटी की, डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको उतार लेना, उसकी कॉपी कॉपी ले लेना। ठीक है, बाय, थैंक